हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आज सब अच्छे होंगे। और दोस्तों आज सबके स्टडी बहुत चल रही होगी। दोस्तों आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले फ्रेंड्स क्लास 10 फ्रेंड्स एनसीईआरटी साइंस का बायोलॉजी के फ्रेंड्स लगभग बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को। जी हाँ दोस्तों, इन सारे ऑब्जेक्टिव सवालों को हम लोग समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप सबका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है और सारे सवाल आपकी इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे संभावने बन रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आराम से फ्रेंड्स सारे सवालों को समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चों को ये डिमांड था, कमेंट कर रहे थे कि सर बायोलॉजी का लाया है एमसीक्यू का सवाल का वीडियो, तो मैं इसी को लाया हूँ। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी बुक से निकाला गया ऑब्जेक्टिव सवालों को, इसलिए आप ध्यान से इसको पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कुछ सीखिएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं, तो जैसे पहले की बात ही हम लोग क्या करेंगे, सवाल को पढ़ते जाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे और आंसर को देखेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग को रटना ना पड़े, है ना। समझा हुआ रहेगा तो हम लोग को लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा माइंड में। पहला सवाल क्या बोलता है, किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी जो है ग्रास नली से जुड़ता है। आपको याद होगा, तो मैं जब पढ़ाया था पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उसमें क्या बताया था, मैं फिगर बनाया था, तो मैंने सब पार्ट्स का नाम बताया था, कहाँ पे क्या होता है, कैसे भोजन कहाँ जाता है, किसका कहाँ पाचन होता है, सब मैं बताया था। तो उसी में मैं बताया था कि ग्रसनी जो होता है, ग्रसनी के नीचे क्या होता है, ग्रास नली होता है ना। जो ग्रसनी जो होता है फ्रेंड्स, ग्रास नली नीचे होता है, तो कैसे जुड़ता है, तो वो फिर से एक होता है निगल द्वार, एक होता है निगल द्वार, एक होता है कंठ द्वार। तो कंठ द्वार से क्या होता है, जो ग्रसनी जो होता है फैरिंग्स, वो जुड़ता है श्वास नली में। लेकिन निगल द्वार, निगलना बोलते हैं ना, खाना को निगल जाना, उससे जुड़ता है आपका ग्रास नली। तो बात को याद रखिएगा, यदि यहाँ पे श्वास नली रहेगा तो क्या होगा आपका कंठ द्वार, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रास नली है, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, निगल द्वार। तो मैं यही आपको समझाता हूँ। ठीक है, रट्टा नहीं मारना हम लोग को, कि हमारे क्लास में रट्टा मारने के लिए आप आए तो चले जाइए, मेरे क्लास में आपको फुल्ली एक्सप्लेन होगा, समझाया जाएगा, रट्टा मारने वाला कोई झंझट नहीं। ठीक है, तो निगल द्वार से क्या होता है, ग्रास नली जुड़ता है, कंठ द्वार से क्या होता है, श्वास नली जुड़ता है ना। देखिए दोस्तों, ग्रास नली में भोजन का पाचन होता ही नहीं है, याद रखिएगा। ये पहला ऐसा अंग है ना जिसमें पाचन होता ही नहीं है, यहाँ से सिर्फ भोजन खसकता है, नीचे जाता है। लेकिन इसको छोड़कर अधिकतर भाग देखिएगा तो यहाँ पाचन होगा ही होगा, आमाशय हो, आपका मुंह में हो, मुख गुहा हो, सब जगह आपका अग्नाशय सब जगह होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन, ग्रहणी किसका भाग है, ग्रहणी किस, ग्रहणी को क्या बोलते हैं, डिओडनम बोलते हैं ना। तो ग्रहणी किसका भाग है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ग्रहणी कहाँ, छोटी आंत का भाग है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, छोटी आंत। ये सब सारे सवाल है ना फ्रेंड्स, बहुत ही सिलेक्टिव है। ठीक है, सिलेक्टेड आ सकता है आपका सवाल, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल का है, मतलब बोल सकते हैं इसको। थर्ड नंबर, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। देखिए, अमीबा को नाम सब सुने होंगे, मैं अमीबा के बारे में पढ़ाया भी था, क्योंकि सवाल इससे आते रहते हैं हमेशा। तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है बताइए दोस्तों। देखिए, अमीबा में क्या होता है ना, भोजन, दो सवाल एग्जाम में आपको आते हैं, एक भोजन का पाचन कहाँ होता है और एक भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, अगर जो भोजन का जो पाचन होगा ना दोस्तों, वो कहाँ होता है आपका, रसधानी में होता है। ठीक है, अब दोस्तों अमीबा जो भोजन का अंतर्ग्रहण, मतलब भोजन कहाँ से लिया जाएगा, जैसे हम लोग भोजन कहाँ से मुंह में, मुंह के द्वारा, मुख के द्वारा अंदर ग्रहण करते हैं, उसी से अमीबा क्या करता है फ्रेंड्स, आपका एक होता है कुटपाद, कुटपाद के माध्यम से भोजन को क्या करता है, अंतर्ग्रहण करता है। तो सवाल दो तरह के आते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, मैं बता दिया हूँ आपको। फोर्थ नंबर, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, कोई भी यदि मान लीजिए जीव जो स्वपोषी है, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, स्वपोषी मतलब जो खुद अपने पे डिपेंड रहे, किसी के द्वारा किसी पे डिपेंड ना रहे भोजन को बनाने के लिए। जैसे हम लोग किसी पे डिपेंड है, साग सब्जी पे डिपेंड है, तब हम लोग को मिलेगा। लेकिन पेड़ पौधे क्या, स्वपोषी, उनको किसी पे डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, खुद अपना भोजन बना लेगा, वो स्वपोषी कहलाता है। ठीक है, जितने भी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी होते हैं। तो उसके लिए क्या आवश्यक है, तो इसके लिए बहुत सारी चीजें आवश्यक होते हैं, जो एग्जाम में आते रहते हैं आपका ऑप्शन में। पहला तो सबसे ज्यादा पानी जरूरत है, H2O, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते वो जरूरत है। थर्ड फ्रेंड्स आपका क्या, सूर्य का प्रकाश रहना चाहिए, सनलाइट। और चौथा फ्रेंड्स रहना चाहिए क्या, क्लोरोफिल। तो इतना सारा चीज दोस्तों यदि रहता है किसी भी चीज के पास, किसी भी जीव के पास, तो वो स्वपोषी कहलाएगा। आपको स्वपोषी बनने के लिए ना इतना चीज जरूरत होना चाहिए। जैसे पेड़ पौधा पे वाटर जड़ से ले लेता है, कार्बन से जो हम छोड़ते हैं उसको ले लेता है, सनलाइट तो पूरा रहबे करता है दिन में, क्लोरोफिल तो उसके पत्ती में रहबे करता है, तो उस सब चीज के पास रहता है, उसी के प्रेजेंस में क्या कहलाता है, वो स्वपोषी होता है। ठीक है,
एक होता है ना ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफस, वही होता है ऑटोट्रॉफ। पांचवा, किसका उपयोग कोशिका में ऊर्जा के उत्पादन के लिए होता है? हम लोग कभी देखा जाए तो सेल में तो ऊर्जा जो जनरेट किससे होता है, तो एक खास प्रकार कंपाउंड, उसका नाम याद कर लीजिएगा आप लोग, उसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। तो ये क्या करता है ना, ग्लूकोज क्या होता है ना, विखंडन इसका होता है कोशिका में। अब विखंडन से क्या होता है ना, एनर्जी मिलते हैं एटीपी के फॉर्म में। तो इसी को कोशिका का मुद्रा भी कहा जाता है ना, मुद्रा मतलब पैसा, क्योंकि ऊर्जा इसी से मिलता है। आप लोग ऊर्जा कैसे मिलता है? पैसा से। आपको पैसा ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, है ना। तो ऊर्जा का इसी मुद्रा भी इसी को बोला जाता है, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में मिलता है ऊर्जा। छठा नंबर क्या होता है भाई? मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई कितना होता है? मनुष्य में ट्रैकिया, अब सोचिए ट्रैकिया होता क्या, है ना, आपको लग रहा होगा नया था ट्रैकिया। तो ट्रैकिया को ही दोस्तों बोला जाता है श्वास नली। अब आपको समझ में आ गया होगा, श्वास नली रहे या ट्रैकिया रहे, बात बराबर है। कभी कभी एग्जाम में ट्रैकिया पूछ देता है, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रैकिया लिखा हूँ, ठीक है। तो ट्रैकिया यानी कि श्वास नली कितना होता है? 11 सेंटीमीटर होता है। ट्रैकिया की लंबाई कितना होता है? 11 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते 7वां नंबर, मनुष्य में सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपको ऑप्शन में दे देगा, श्वसन दे देगा, परिवहन दे देगा, उत्सर्जन दे देगा, श्वासोच्छ्वास दे देगा। तो आपको घबराना नहीं है। अधिकतर बच्चे मारेंगे ऑप्शन श्वसन, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने जब वीडियो बनाया था श्वसन चैप्टर का, तो मैंने वहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा था श्वसन क्या है, तो मैक्सिमम बच्चे बताए थे सांस लेना सांस छोड़ना। ये गलत है। श्वसन का मतलब कुछ और होता है, और सांस लेना और सांस छोड़ने का मतलब अलग होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो दोस्तों सांस लेने और सांस छोड़ने की जो क्रिया कहलाती है, उसका क्या कहते हैं हम लोग, पता है आपको? उसको फ्रेंड्स कहते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास, है ना। तो सांस लेना और सांस छोड़ना की क्रिया क्या, श्वासोच्छ्वास कहलाती है। श्वसन एक अलग चीज है, यदि आपको जानना तो जाकर मेरी वीडियो में देखिएगा, ठीक है, मैं डिटेल में बताया हूं। तो ये श्वासोच्छ्वास हो गया, ठीक है। इसमें सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। आगे सांस लेने में क्या करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। सांस छोड़ने में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। 8वां नंबर, पौधों में गैसों का जो परिवहन किसके द्वारा होता है, या आदान प्रदान, आदान प्रदान मतलब एक्सचेंजिंग से पौधा में, जिससे हम लोग बोलते हैं ना कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ये एक्सचेंजिंग हो रहा है कहाँ से? क्योंकि पौधा का तो बहुत सारा पार्ट्स होता है, तना है, जड़ है, पत्ती है ना, सब कुछ है। तो उसमें फिर सिर्फ पत्ती से होता है। अब पत्ती भी कहाँ से होता है? रंध्र से होता है, याद कर लीजिएगा। किससे होता है? रंध्र। इसको क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं, या इसी को अस्टोमेटा बोला जाता है, ठीक है। तो रंध्र से होता है या अस्टोमेटा से होता है। अब बात सुनो, आपको समझ में आ नहीं रहा होगा सर भाई ये यहाँ पे मैं एमसीक्यू सवाल नहीं के लिए हूँ, वन लाइनर नहीं के लिए हूँ। तो मैं वन लाइनर इसलिए जाऊँ दोस्तों ना, क्योंकि वन लाइनर में क्या होता है ना, आपका टाइम बचता है और एक्सप्लेन करने के लिए बचता है। 4 ऑप्शन ले लूंगा ना तो आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। याद तो कर लीजिएगा रंध्र, लेकिन जब एग्जाम में जाइएगा तब कन्फ्यूजन हो जाएगा, अरे यार रंध्र था कि वहाँ पे पत्ती था। तो इसलिए मैं अभी वन लाइनर ही ले रहा हूँ, ताकि आपका सारा का सारा फोकस इस पे ही जाए, है ना। इधर उधर भटकाने के लिए कोई चीज़ मुंह माया नहीं रहे, इसलिए मैं वन लाइनर ही लिया हूँ। आपका सीधा का सीधा फोकस इसी पे जाए, रंध्र पे जाए, है ना। इसलिए मैं वन लाइनर लिया हूँ, ठीक है। कोई इसके पीछे कोई रीजन है नहीं, ठीक है। मैं ऑब्जेक्टिव ही लाता हूँ सवाल, इसलिए कोई दिक्कत, मैं ऑब्जेक्टिव लाता हूँ। उसमें लाता हूँ तो मैं 100-150 लाता हूँ ऑब्जेक्टिव, है ना। लेकिन जब वन लाइनर लाता हूँ तो मैं 20-25 लाता हूँ, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन करने का मौका मिलता है, ठीक है। 9वां नंबर, रक्त किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है ना। ये सवाल एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। रक्त जो ब्लड कैसा ऊतक है, आपको समझ में आने नहीं भाई ऊतक होता है भी है, तो ब्लड से भी ऊतक होता है दोस्तों, याद रखिएगा। कैसा ऊतक है? देखिए ब्लड, पहला क्या, ब्लड द्रव होता है, तरल होता है। सेकेंड चीज, ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करता है। ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करता है, मतलब अपने साथ लेके चलता है ना, संयोजन का काम करता है। इसलिए इसका नाम पड़ता है क्या? तरल संयोजी ऊतक, है ना। तरल का मतलब द्रव होता है, लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है। और संयोजी का मतलब कंबाइन करता है। ऊतक का मतलब टिश्यू जर्मेट करता है, जो बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से बनता है। 11 नंबर, पानी एवं घुलित, पानी और घुले हुए मतलब सॉल्वेंट मतलब घुला हुआ, खनिज मतलब मिनरल्स पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण कैसे होता है? मतलब पेड़ पौधा में देखा जाए तो मिनरल्स यानी खनिज और वाटर का परिवहन कैसे होता है, ये पूछा जा रहा सवाल आपसे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका फिर आपका आंसर हो जाएगा जाइलम हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट फ्रेंड्स सवाल क्या देखिए दोस्तों, जाइलम फ्रेंड्स क्या देखिए, तो जाइलम है फ्रेंड्स फ्लोएम, ये भी आपका फ्रेंड्स क्या है आपका परिवहन ऊतक है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है परिवहन का काम होता है। एक फ्लोएम होता है, फ्लोएम से क्या होता है पदार्थों का परिवहन, भोज्य पदार्थ जो होता है ना पेड़ पौधों में उसका परिवहन होगा, ठीक है। 10वां नंबर छूट गया सवाल, हृदय में बेसमों का शिथिलन कहलाता है। बेसम का मतलब क्या होता है भाई, तो हृदय में जो चैम्बर होते हैं, हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, दाया अलिन दाया नीले बाया अलिन बाया नीले। तो जो चैम्बर में जो शिथिलन का मतलब होता है क्या, फैलना। तो चैम्बर जब फैलता है हृदय का चैम्बर 4 चैम्बर, वो क्या कहलाता है, इसका सवाल ये मतलब पूछ रहा है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स होता है डायस्टोल, ठीक है। तो इसका फ्रेंड्स आंसर क्या डायस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यही सवाल फ्रेंड्स यहाँ पे संकुचन रहता है, मतलब सिकुड़ना, यदि मान लीजिए हृदय का चैम्बर सिकुड़ रहा है तो क्या कहलाएगा, उसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा सिस्टोल। और वही फ्रेंड्स सिस्टोल और डायस्टोल मिलके क्या बनाता है, ब्लड प्रेशर बनाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सारा सवाल मैं वीडियो में बना दिया बता दिया, ठीक है। यदि नहीं देखे सब नया नया आपको लग रहा है तो आप मेरे वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर, एक कोशिकीय सवाल में जल का परिवहन कैसे होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स शैवालिक हम लोग फ्रेंड्स तो परिवहन तो होता है, कैसे होता है, ब्लड है इसम के द्वारा परिवहन हो जाता है, पेड़ पौधे में वाटर है इसम है। लेकिन एक कोशिकीय शैवाल जो परिवहन होता है ना, उसमें प्रोसेस उत्सर्जन परिवहन वगैरह नहीं होता, उसमें होता है विसरण, विसरण होता है, ठीक है। बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है इसे, सॉरी विसरण फ्रेंड्स जो प्रोसेस है ना बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। यदि हम लोग जैसे जीवन में यदि विसरण के द्वारा परिवहन होने लगे ना तो बहुत ही साल बीत जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, विसरण हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 30 नंबर, वृक्क का किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है आपका, तो इसका फ्रेंड्स अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं किडनी बोलते हैं, ठीक है। तो किडनी का फ्रेंड्स देखा जाए पार्ट्स जो हिस्सा लेता है तो वो जनरली क्या करता है, किडनी क्या करता है फ्रेंड्स आपका ब्लड का शुद्धिकरण करता है, मतलब प्यूरिफिकेशन करता है, ठीक है। ब्लड से जो उत्सर्जित पदार्थ है उसको भेजना है, उसके द्वारा उस ब्लड में जितने भी आपका उत्सर्जित वैसे मान आपका क्या है, यूरिया है, अमीनो है, एसिड है, उस सबको बाहर निकालता है किडनी, उसके अंदर रहता है कुछ पार्ट में बताऊंगा वीडियो में, लेकिन यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है। तो वो सब जो रहते हैं ना ब्रिक के अंदर, वो सब क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो इसका आंसर प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, कौन सा विधि में, पता है आपको, उत्सर्जन में होता है। उत्सर्जन में क्या होता है भाई, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों का क्या होता है, कहीं दूसरी जगह ले जाया जाता है ना। तो उत्सर्जन में ही आपका ब्रिक काम करता है। 14 नंबर, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है, रेजिन देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोगों में उत्सर्जित पदार्थ यूरिया होता है ना, यूरिक अम्ल होता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी उत्सर्जित पदार्थ निकलते हैं। आप लोग देखे होंगे रबर वगैरह देखते हैं ना, पेड़ पौधों से निकलता है, लैटेक्स निकलता है, रेजिन निकलता है, सब उत्सर्जित पदार्थ है, मतलब पेड़ पौधों के द्वारा जो निकाला गया सब खराब पदार्थ है, इसका कोई काम नहीं होता है। तो ये जो रेजिन जो है वो किस पौधा का है, तो रेजिन आपका फ्रेंड्स है ना चीड़ का पौधा, एक चीड़ का पौधा होता है, ठीक है, उसका ये हिस्सा है। 15वां नंबर, हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है, देखिए दोस्तों हार्मोन कहाँ से होता है स्रावित, तो हार्मोन से फ्रेंड्स ग्रंथि हो, देखिए हम लोग के शरीर में 2 तरह की ग्रंथियां पाई जाती है, एक बाह्य स्रावी और एक अंतःस्रावी, ठीक है। तो बाहर के जो स्रावित होता है वो बाह्य स्रावी, और जो अंदर नलिका विहीन होता है वो अंतःस्रावी होता है। तो जितने भी हार्मोन होते हैं ना वो सब और सब अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, अंतःस्रावी ग्रंथि बोल सकते हैं आप लोग, जितने भी हार्मोन आपके हैं। 16 नंबर क्या आपका, मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है, जो हम लोग का जो ब्रेन होता है ह्यूमन ब्रेन, उसमें बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, सेरेब्रम हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं क्वेश्चन नंबर, सेरेब्रम। तो सेरेब्रम इस तरीके से हम लोगों ने भी 16 सवाल को ही लिया हूँ, ठीक है। हम लोग को 30 सवाल लेना है, ठीक है, ताकि आपको कुछ लगे कि नहीं कुछ जानना हो, है ना। 16 सवाल बहुत ही तुच्छ लगेगा, कम लगेगा आपको, तो इसको पहले आप नोट कर लिए 16 सवालों को, ताकि मैं आगे के सवालों को कंटिन्यू कर सकूँ, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इस सवाल आपके पास हमेशा रहे, है ना, क्योंकि आदमी के पास भूलने का तो नेचर है आदमी के पास। आपको मान लीजिए 2 दिन तक याद रहेगा, 3 दिन तक, लेकिन उसके बाद आपका ये सब निर्बटा सन्नाटा हो जाएगा, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है।
तो फिर सवाल में पढ़िए 17वां नंबर को क्या कहा था, देखिए। तो सवाल फिर से ये बोल रहा है कि कौन सा हार्मोन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। देखिए तो अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से, ठीक है। अब सवाल ये हार्मोन जो ये पादक है, हार्मोन सब जगह होते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों में देखा जाए वहाँ भी है बहुत तरह के, जैसे आपका जैसे साइटोकाइनिन है, सीसिकम है, एथिलीन है, ऑक्सीन है। हम लोगों में भी बहुत सारा होता है, इंसुलिन है, एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, बहुत सारा तक होता है, ठीक है। इसका कोई लिमिट नहीं है। तो ये पादप हार्मोन है, ये पूछ रहा है किसके बारे में, पेड़ पौधों के बारे में पूछ रहा है। तो पेड़ पौधे में जो फल बनता है उस फल को कौन सा हार्मोन पकाता है ना। फल तो पकता है, कुछ तो हार्मोन होगा तब ना। तो ये फिर पकाने का काम करता है एथिलीन, याद रखिएगा। एक हार्मोन है उसका नाम क्या है, एथिलीन है, ठीक है। एथिलीन जो हार्मोन है फ्रेंड्स क्या करता है, फल को पकाने का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, देखिए तो बच्चे का मैंने देखा हूँ बहुत ही ग्राउंड रिपोर्ट बताऊँ तो बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं एक दो हार्मोन में, एस्ट्रोजन और एंड्रोजेंस। एस्ट्रोजन और एंड्रोजेंस में बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। तो ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ना फ्रेंड्स, वो आपका कहाँ सा हार्मोन है, ये आपका क्या मादा जो हार्मोन है, ठीक है। ये आपका फीमेल के द्वारा क्या होता है, इसका क्या बोल सकते हैं, स्राव होता है, ठीक है। तो इसका जो फिर फीमेल के द्वारा, ये इसका नाम अंडाशय है, ठीक है। अंडाशय के द्वारा क्या होता है, ये इसका स्राव होता है। और लेकिन वो जो हार्मोन में होता है एंड्रोजेंस, वो नर हार्मोन है, ठीक है। वो जनरली आपका मेल में पाया जाता है। तो कंफ्यूजन बच्चों को यही रहता है, ठीक है, कौन सा मादा हार्मोन है कौन नर हार्मोन है। तो मादा हार्मोन आपका एस्ट्रोजेंस हो जाएगा और एंड्रोजेंस आपका नर हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। 9वां नंबर, ऑक्सीन हार्मोन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो ये फ्रेंड्स पाया जाता है जनरली पेड़ पौधों में पाया जाता है। पेड़ पौधों में कहाँ पाया जाता है, तो पेड़ पौधों के सबसे ऊपर टॉप पे, जैसे मान लीजिए मैं पेड़ ड्रा करता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, टहनिया है मान लीजिए, ऐसे ऐसे टहनिया गया, तो सबसे यहाँ पे पाया जाएगा, क्योंकि ये हार्मोन जो है ना दोस्तों, इसी को ये वृद्धि करता है, मतलब ये पेड़ पौधों की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि टॉप पे पाया जाता है ना। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कहाँ पाया जाता है आपका, स्तंभ पे। स्तंभ मतलब लंबा और शीर्ष, शीर्ष मतलब ऊपर, तो स्तंभ शीर्ष पे, ठीक है। सबसे ऊपर पाया जाता है ये हार्मोन आपका, कौन हार्मोन, ऑक्सीन हार्मोन। 20 नंबर, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है ना, कलिका। तो इसका फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, आपका मुकुलन, एक मुकुलन प्रोसेस है, मुकुलन जो कि आपका अलैंगिक जनन का एक पार्ट है। तो मुकुलन जो विधि है उसमें क्या करता है, जनक के शरीर से, पेरेंट से क्या होता है, मुकुल निकलते हैं, और वही मुकुल क्या करता है ना, अलग हो जाता है, एक जीव का निर्माण करता है ना। पहले पेड़ पौधा रहेगा, अब उससे क्या हो, टहनी से कुछ मतलब मुकुल कलिका निकलेगा, ठीक है। वो कलिका निकले बड़ा होता जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वो कलिका अलग हो जाएगा, वो जनक के शरीर से हट जाएगा, एक नए जीव का निर्माण कर देगा। तो इसी को बोलते हैं मुकुलन विधि द्वारा जनन। 22वां नंबर, सॉरी 21वां नंबर, स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाती है। तो जब मैं आपको बताया था पादप पुष्प का सचित्र वर्णन, तो मैंने वहां पे एक ड्रा किया था फिगर फूल का, फ्लावर का, है ना। तो फ्लावर के मैंने बहुत सारे पार्ट्स का नाम लिखा था, स्त्री केसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, है ना, पराग को, सब कुछ लिखा था, परागकण। तो वहां मैंने बताया था कि स्त्री केसर के नीचे क्या रहता था, आधारीय भाग, मतलब पुष्प के नीचे बेस पे क्या रहता है, आधार पे अंडाशय रहता है, याद कर लीजिएगा, आधार पे अंडाशय रहता है, उबरी। 22वां नंबर, बीजांड की दीवार मोटा होकर क्या बनाती है। जो बीजांड होते हैं फ्रेंड्स, उसका जो दीवार मोटा होकर क्या बनाता है, तो बीजांड क्या बनाएगा, बीज आवरण बनाएगा, है ना। सीड कोट जिसको नहीं, सीड कोट इसको नहीं बोलेंगे, बीज आवरण है ना, वो बीज चोल होता है, बीज चोल को बोलते हैं सीड कोट, है ना। ये बीज आवरण हो जाएगा। 23वां नंबर, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से क्या बनता है। नर युग्मक मान लीजिए कौन सा, नर युग्मक कौन होता है, शुक्राणु हो गया, मादा युग्मक अंडाणु हो गया, दोनों मिलकर क्या बनाएगा, क्या बनाता है भाई, युग्मनज बनाता है, युग्मनज, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जाइगोट, है ना। आपका जो एग्जाम में ना सवाल में ऑप्शन में जाइगोट ही देगा, ठीक है, दे या ना दे मैं फिर आपको बता देता हूँ। इसको बोलते हैं युग्मनज, है ना। जब निषेचन की प्रक्रियाएं होती है, फर्टिलाइजेशन, तो वहां पे नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु दोनों मिलता है, बनाता है जाइगोट, बनाता है युग्मनज बनाता है। फिर ये डेवलप होकर भ्रूण बनाता है, भ्रूण से फिर शिशु का निर्माण होता है। इस सब मैं वैसा सारा बताया हुआ, ठीक है दोस्तों। यदि आपको पता नहीं है, सब कुछ नया नया दिख रहा है,
जाके मेरे वीडियोज के थ्रू देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 24वां नंबर, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप का अनुपात क्या था? फिनोटाइप का अनुपात 93-31 था ना, 9:3:3:1 था, याद कर लीजिएगा। देखिए अब इनको यही नहीं पता है कि फिनोटाइप क्या होता है, द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, क्योंकि यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है। बोलिए क्यों? क्योंकि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। मेंडल का जो साहब मैंने आपको बताया वीडियो में, द्विसंकर क्रॉस कैसे उन्होंने लंबा पौधा लिया, मैंने लंबा लिया और कैसा लिया, गोल लिया, बौना लिया, झुरीदार लिया, उसको क्रॉस करवाया, मतलब उसको मिक्सिंग करवाया, उससे क्या क्या पौधा बना, पहला जनरेशन में कैसा बना, दूसरा जनरेशन में कैसा बना, उस सब मैं बताया हूँ, जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एक्सप्लेन करना। मैं बता देता हूँ फिनोटाइप का मतलब ये होता है, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, बाहर से देख के पता लगा सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगा आपके बारे में, मैं आपको देख कर मैं बाहर से क्या पता लगा सकता हूँ? आपके कलर को गोरा है, काला है, चिट्टा है, आप नाटा है या लंबा है, ये बता सकता हूँ। तो ये बाहर से देख के बताने का चीज होता है, उसको बोलते हैं फिनोटाइप, उसको बोलते हैं लक्षण प्ररूपी। लेकिन जो अंदर की चीज जो देख के नहीं बताया जा सकता है, उसको बोलते हैं जीनोटाइप। तो सवाल लिया हूँ यहाँ, देखिए 25वां नंबर, मेंडल के एक संकर क्रॉस में फिनोटाइप जीनोटाइप का अनुपात क्या? जीनोटाइप है ना, एक संकर क्रॉस में तो 1:2:1 था, ठीक है। इसमें था लंबा लंबा पौधा था और 2 गो था ना लंबा बौना था और 1 गो था आपका बौना बौना था, स्मॉल टी। 26वां नंबर, किसी जीव का जीन संरचना कहलाता है। तो मैं इसका आंसर बता ही सकता है आप लोग, क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाएगा। जीन जो संरचना होगा वो जीनोटाइप कहलाता है, और लक्षण जो प्ररूपी होगा, जो बाहर से देखने पता चले, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। 27वां नंबर, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी क्या है? तो हम सब जानते हैं हम लोग का विकास किससे हुआ? चिंपैंजी से हुआ है ना। तो सबसे जो निकटतम जानवर का हम लोग को जो मिलता है ना, अब सेसियन कुछ भी देखिएगा ना, तो सिमिलर मिलेगा चिंपैंजी से हम लोग का। तो अफ्रीकी मानव का ही बोला जा रहा है, तो चिंपैंजी से मिलता जुलता संबंध होता है। 28वां नंबर, पक्षी और तितली का पंख क्या होता है? तो याद कर लीजिएगा, असमजात अंग। अब बोलेगा सर असमजात अंग क्या होता है? तो बता ही देता हूं आपको। देखिए दोस्तों, असमजात अंग का मतलब होता है आ मतलब नहीं, असमजात का मतलब देखिए उसका जात तो सेम नहीं होगा लेकिन काम से भी होगा। मतलब उस जीव का उत्पत्ति तो अलग अलग दृष्टिकोण से होगा, उसका कंस्ट्रक्शन अलग होगा लेकिन काम एक ही होगा। बात समझ आया? देखिए पक्षी और तितली का पंख देखेगा ना अलग होगा, क्योंकि पक्षी के पंख में क्या होता है? हड्डी होती है, तितली के पंख में हड्डी नहीं होता है, तितली के पंख में क्यूटिकल्स होते हैं, है ना। पक्षी का जो पंख देखिएगा ना थोड़ा सा अलग टाइप का रहता है भाई, इसका अलग रहता है, लेकिन काम क्या दोनों का? उड़ना ही काम करना। तितली पंख के सहारे उड़ती है और पक्षी पंख के सहारे उड़ती है, तो ये क्या हो गया? असमजात अंग हो गया। मतलब रचना या उत्पत्ति अलग अलग लेकिन काम सेम, उसको क्या बोलेगा? असमजात अंग। यदि यहाँ पे आपका चमगादड़ भी रहता है ना तो सेम असमजातीय अंग होता है। इस वाले में हमेशा आते रहते हैं। 29 नंबर, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो मैंने मेंडल चाचा को फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। 30 नंबर, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या होता है? तीसरा जो खाने वाला सांप होता है आपका, सर्प। सांप को तृतीय उपभोक्ता के अंदर रखा गया है, ठीक है। पहला के अंदर सब शाकाहारी आते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा ओवरऑल 30 क्वेश्चन का जो था हमारा सीरीज इस वीडियो में मैं खत्म किया हूँ। ये सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से लास्ट में बोल रहा हूँ, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको समझ लीजिए, ठीक है। कोई दोबारा आपको मौका मिलने वाला है नहीं, ठीक है, इसको आप नोट करिए। तो कैसा लगा दोस्तों आज का सवाल, आज की वीडियो? अच्छा लगा ना? बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो आज का था आप सबके लिए, इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर फुल्ली क्लास 10th एंड 11th 12th की तैयारियां कराई जाती हुई हिंदी मीडियम में बिना किसी कॉस्ट के। तो आप हमारे चैनल के थ्रू पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यदि अभी भी आपको पता नहीं है, अभी कुछ बड़ा आपको नए लग रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे चैनल में क्लास 10 का एक अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का। वहाँ जाकर गो थ्रू करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई लजाने वाली बात नहीं है, कोई नहीं देख रहा आपको, जाइए वीडियो देखिए आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नई वीडियो, तब तक बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।